ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग फिर से कूलम्ब्स लॉ करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअली में यहीं से मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होती है। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए वो सब बेसिक बातें हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उन सभी बातों का यूज होगा। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसके नाम के अंत में एक लॉ लग रहा है। लॉ का मतलब है कि ये एक नियम है। नियम का कोई प्रूफ नहीं होता, हमें इसे बस मानना पड़ता है। ठीक है ना। तो लॉ जो भी है बस हम उसे एज्यूम कर लेंगे, हम समझते हैं पहले कि लॉ क्या है, फिर हम उसे मान के चलेंगे हमेशा कि ये ये जो नियम है वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब भी मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस है कहीं पर, आपको पता है कि चार्जेस को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो चार्जेस है, मान लीजिए एक Q1 और एक Q2। जनरली फिजिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग छोटा Q और बड़ा Q, छोटा Q और बड़ा Q दोनों से चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर छोटे चार्ज यानी पॉइंट चार्ज अगर कहीं हमें दिखाना हो, पॉइंट चार्ज मतलब इतना छोटा कि वो एक पॉइंट के जैसा, तो हम उसके लिए छोटा Q यूज करते हैं। और अगर हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाना है तो हम उसके लिए बड़ा Q यूज करते हैं। ये एक सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से समझिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस है इस तरह से कहीं स्पेस में रखे हुए हैं, और इनके बीच की एक दूरी है, वो दूरी मान लीजिए कि R है। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, जब भी दो चार्जेस आपस में आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये चीजें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस होगा, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। बट अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, फोर्स कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों चार्जेस के बीच का, उसका जो फोर्स, जो वैल्यू है फोर्स की मैग्नीट्यूड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज Q1 के मैग्नीट्यूड के। मैं इसको मॉड में रख रहा हूं। मॉड में रखने का मतलब है कि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के मैग्नीट्यूड के भी। ठीक है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के मैग्नीट्यूड के। साथ ही साथ इन दोनों के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो नंबर है 2 और एक 3। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहे हैं तो अगर ये इसका हम सम करते हैं तो ये 5 होता है, लेकिन अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये 6 होता है। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी में मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जो प्रोडक्ट, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है और हमको प्रोडक्ट या उसके सबमिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर प्रोडक्ट नहीं होके अगर एडिशन हो जाएगा तो रिजल्ट में कुछ इतना वेरिएशन आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 के मैग्नीट्यूड के, Q2 के मैग्नीट्यूड के, और दोनों के प्रोडक्ट के भी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के रेडियस या दोनों के रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी ये दूरी अगर जितना ज्यादा बढ़ेगी तो जो फोर्स है वो स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। ठीक है। दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है वो स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर हम इसको एक साइड समराइज करें तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ये बेसिकली कूलम्ब्स लॉ है। अगर आपको एग्जामिनेशन में लॉ लिखने आए तो लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो देखिए कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। Coulomb's law states that the force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of radial distance between them. तो Q1 Q2 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इसके बीच की दूरी है
इस दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझिए, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से सोचें, मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है समझने के लिए। तो अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स इधर होगा, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स इधर होगा। ठीक है ना, इसको जनरली इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं F21। याद रखिएगा, जिस पे भी फोर्स लगता है वो F के साथ लिखा जाता है, और जिसके वजह से लगता है वो F से अलग लिखा जाता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा तो ये लिखा जाएगा F12, क्योंकि फोर्स 1 पे लगी, किसके वजह से लगी, 2 की वजह से, तो वो 1 को F के साथ लिखा, जिस पे फोर्स लगेगा उसको F के साथ लिखेंगे, जिसके वजह से लगेगा उसको F से अलग लिखेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे जरूर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। यानी ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा ये वाला भी उतना ही उस पे फोर्स लगाएगा। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो F12 की वैल्यू है वो F21 के वैल्यू के बराबर होगी हमेशा। इसको हम लोग वेक्टोरियली आगे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होना है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, साथ ही साथ फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही है, तो अगर इन तीनों चीजों को आप क्लब करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये कहीं ना कहीं न्यूटन थर्ड लॉ की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। कूलम्ब्स लॉ ऑल्सो ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में ऐसा माना जाता है कि अगर दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और अलग अलग बॉडीज पे काम कर रही है, जैसे मान लो कि मैं इस दीवार को अगर पुश करूं, तो मैंने दीवार पे एक्शन किया, दीवार ने मेरे हाथ पे रिएक्शन किया, तो दीवार का बॉडी और मेरे हाथ का दोनों सेपरेट बॉडीज है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहां भी फुलफिल हो रही है, इसके वजह से कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। ये ध्यान देने वाली बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ऑल्सो ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सेम ही होगी, ये वाली बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको लिखवाया कि जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब भी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वी विल गेट अ कांस्टेंट। तो हम यहां से फोर्स का वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट ले आएंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही इक्वल टू साइन हो जाता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स फोर्स एक्चुअली में बनता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कूलम्ब फोर्स, या इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये लॉ है आपका जो इसके साथ लिखा गया था, ये वाला बात, और ये वाला चीज जो है वो कूलम्ब्स फोर्स कहलाती है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में कूलम्ब्स लॉ लिखने बोला जाए तो आप ये एक्सप्रेशन लिखिएगा, ना कि ये लिखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस K की वैल्यू क्या होगी। ये जो K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कूलम्ब्स के द्वारा, जो हम K की वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0। अगर हम K की वैल्यू 1/4πε0 रखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम K की वैल्यू 1/4πε0 रखें तो फोर्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है फोर्स का, कूलम्ब फोर्स का। इसको अंडरलाइन करने वाली बात है, ये फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहां पर Q1 Q2 क्या है आप इसके बारे में, Q2 R द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q1 Q है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। ठीक है, और R है दोनों के बीच की दूरी है, तो हम इसको लिखेंगे रेडियल डिस्टेंस। R इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन यहां पर एक नया टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अभी इस पर हम लोग एक विस्तार चर्चा करेंगे अलग वीडियो में, ये परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद रखेंगे, बट इसका चर्चा एक और वीडियो में भी हम लोग लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम लोग अलग रख रहे हैं, सिर्फ अभी आप जानकारी ले लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन ये चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, के जगह पर लिखा गया था, तो इसमें पूरी बातें कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कांस्टेंट है। और इसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक। एक और बात देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, मान लीजिए ये भी 1 कूलम का है और ये भी 1 कूलम का है, और इसके बीच की दूरी भी 1 मीटर है, ठीक। अगर कुछ ऐसी बात है तो फोर्स अगर हमें लिखने बोला जाए कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगी, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट के जगह पे 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 का मतलब प्रोडक्ट भी 1 है और दोनों के बीच की दूरी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यानी अगर हम इस पूरी बात को कैलकुलेट करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दो चार्जेस 1 कूलम के हैं और दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, तो जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन होगा। आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो 9 इंटू 10⁻9 है, ये तो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही वैल्यू है, क्योंकि इधर तो बाकी सारी बातें 1 है। यानी अगर दोबारा से अगर हमें कहीं भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए या के का वैल्यू लिखने बोला जाए, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम इसको डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमेशा ही क्या लिखी जाएगी, 9 इंटू 10⁻9। तो जैसे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आ गया कूलम्स लॉ पे कि दो चार्जेस है, उसके बीच की एक दूरी है, उसकी मैग्नीट्यूड है, उसका फोर्स निकालिए, तो आप हमेशा ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और इस एक्सप्रेशन में हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग 9 इंटू 10⁻9 ही यूज करेंगे, ठीक है। बार बार उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक बार आपको कैलकुलेटेड वैल्यू मिल चुकी है। हाँ, तो परमिटिविटी तक बात हो गई, सारी बातें, के का भी वैल्यू आपको पता चल गया। कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कूलम्स लॉ जो है वो एक सेंट्रल फोर्स भी होता है। कूलम फोर्स कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स बेसिकली एक टाइप है फोर्स का, कैसा अभी हम लोग जानते हैं इस पर। मान लीजिए कि कोई दो चार्जेस है सेम नेचर के, ठीक है, तो इनके बीच में अगर रिपल्शन काम कर रहा है, हम ऐसा यहां पे ले लेते हैं, अगर इनके बीच में एक रिपल्शन काम कर रहा है, तो रिपल्शन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा ये दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। बट रिपल्शन कभी भी इस तरह से नहीं लग के, रिपल्शन जब भी लगेगा तो वो इस तरह से ही लगेगा, या अगर अट्रैक्शन भी लगेगा, ये अगर रिपल्शन हो गई या अगर अट्रैक्शन लगेगी तो वो हमें ही इसी लाइन के अलोंग लगेगी, ऐसे। अगर ये आर है तो अट्रैक्शन लगेगी तो ऐसे लगेगी, रिपल्शन लगेगी तो ऐसे लगेगी, ठीक है। जब भी फोर्सेस, कोई भी फोर्स, अगर दोनों बॉडीज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग अगर फोर्स लगे, तो वैसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स है वो बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक लगती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स। आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, जब भी हम लोग ग्रेविटेशन में दो मासेस लेते हैं, ठीक है, मासेस m1 और मासेस m2, और इनके बीच की जो दूरी ली जाती है, खैर यहाँ तो चार्ज बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर हमें सेंटर का कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम लोग मासेस को कंसिडर करें तो मास एक बड़ी बॉडी हो जाती है, और उस बड़ी बॉडी में अगर हम लोग फोर्सेस को देखें तो फोर्सेस का जो दूरी है
मतलब जो R की वैल्यू है वो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक मानी जाती है, इसीलिए उसको रेडियल डिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? एक सेंट्रल फोर्स है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कुछ पॉइंट अगर हम लोग इस पर देखें तो कूलम्ब फोर्स, मान लीजिए कि यहां पर कोई एक चार्ज है Q1, यहां पर कोई एक चार्ज है Q2, इसके बीच की दूरी है R। ठीक है। तो इनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है K Q1 Q2 अपॉन R, या R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई तीसरी चार्ज आ जाती है Q3, ठीक है, तो Q1 का फोर्स Q3 पे लगेगा, Q2 का भी फोर्स Q3 पे लगेगा, लेकिन इस Q3 के आने से इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, इस ये वाली वैल्यू, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर कोई थर्ड चार्ज आ जाता है तो जो दो चार्जेस के बीच में पहले से फोर्स लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, जो कूलम्ब फोर्स है, हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, कूलम्ब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ Coulomb force is independent of the presence or absence of any third charge। किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये दोनों फोर्सेस हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको लॉ पढ़ाया गया और कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीजें उसमें आती है। बाकी बात कूलम्ब्स लॉ पर हम लोग एक और वीडियो ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म पर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।